चलिए, पेपर 1 यूनिट 5 है आज हमारी। ठीक है, इसकी क्लास 1। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये सोशलाइजेशन के ऊपर है, समाजीकरण के ऊपर है। तो पहला ही क्वेश्चन जो इसके अंदर बनता है वो बनता है सोशलाइजेशन क्या है। ठीक है, समाजीकरण क्या है, इसका नेचर क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो सोशलाइजेशन को जब आप बताना शुरू करोगे तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बताना है, सिंपल सी बात में, कि समाजीकरण का मतलब होता है जब हम समाज के, सोसाइटी के जितने भी जो भी नियम्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट एंड एकोमोडेट। ठीक है, इसी को बोला जाता है सोशलाइजेशन। समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे किससे बात करनी है, ठीक है, कैसे मिलना है किसी से, ये सब उदाहरण आप सिंपल से इसके अंदर डाल सकते हो। इसमें आप प्रकृति बताओगे इसकी। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के अंदर आपने क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर। एक पॉइंट तो आप बताना बेटा कि बच्चा जो होता है, अगर उसको सोशलाइज करने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए तो उसकी जो भाषा है ये बहुत तेजी से डेवलप होती है। ठीक है, भाषा विकास उसका बहुत तेजी से होता है और अच्छा होता है अगर उसको अच्छे लोगों की संगतों में छोड़ा जाए। ठीक है, इस इसके बाद एक बताना कि सोशलाइजेशन जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस कब से, जन्म से। ठीक है, माँ के गर्भ में तो सोशलाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तब से लेके मरने तक बच्चा जो है किसी ना किसी के संपर्क में आता रहता है। ठीक है, दुकान पे अगर आप सब्जी भी ले रहे हो कहीं पे, या एक पैकेट आपने दूध भी मांगा है, तो वो भी सोशलाइजेशन है। ठीक है, किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करना, किसी दूसरे व्यक्ति या देश के बारे में जानना, ये सब सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैंने अहमदाबाद की न्यूज सुनी, कि कहाँ से सुनी, मीडिया से, न्यूज से सुनी कि वहां पे प्लेन क्रैश हुआ और इतने सारे लोग जो हैं वो उसके अंदर जो है नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ से बैठे बैठे मुझे गुजरात की खबर मिली है। ठीक है, फिर मेरी फीलिंग्स जो है उन लोगों के साथ जुड़ी, मेरी सहानुभूति उनके परिवार वालों के साथ जुड़ी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का सोशलाइजेशन है ना। मैं उन्हें जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, बट मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये भी एक समाजीकरण है। तो मीडिया से आप जो जानकारी हासिल कर रहे हो, किताबें आप पढ़ रहे हो, नॉवेल्स आप पढ़ते हो या बुक्स पढ़ते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी की, ये भी सोशलाइजेशन का ही हिस्सा है। ठीक है, तीसरी चीज आप इसमें बताना, डिपेंडेंसी बता देना एक पॉइंट, कि बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप पे निर्भर रहता है, अपने बड़ों पे निर्भर रहता है सोशलाइजेशन की वजह से। ठीक ठीक है, क्योंकि उसने बचपन से जो है वो चीज़ देखी है कि मेरे माँ बाप जो है मेरे लिए कर रहे हैं चीज़ें, मेरे लिए ये काम करते हैं या वो काम करते हैं, मुझे पाल रहे हैं, मुझे पोस रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे को डिपेंडेंसी समझ आती है। एक पॉइंट आप बताना, इंट्रैक्शन, कि जब हम सोशलाइजेशन करते हैं तो हम दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करते हैं, हमें दूसरे बंदे के बारे में जानकारी हासिल होती है, ये चीज़ें बताना। और एक बता देना एडजस्टमेंट, कि सोशलाइज करने से हम एडजस्ट करना सीखते हैं। ठीक है, हमें किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, कि अगर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है या किसी के घर किसी की डेथ हुई है, तो दोनों ही सिचुएशन में मुझे क्या करना है। ठीक है, अब इसमें आपका आता है
ओके, ये क्वेश्चन आता है एक बेटा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन adolescent, child एंड फैमिली। परिवार और एक किशोर बालक के बीच में जो रिश्ता होता है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो बेटा पहला ही कारक होता है माता पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता। ठीक है, सबसे पहला कारक पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता। तो बच्चे के बीच के साथ मतलब पेरेंट्स का बच्चे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मन मुटाव रखते हैं, हाश रखते हैं बिहेवियर को, उसको हमेशा डांटते रहते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तो ये एडोलेसेंस पे, बच्चे की किशोर अवस्था पे काफी असर डालेगा। इसके बाद सिबलिंग रिलेशनशिप, उसके और भाई बहन जो हैं घर के अंदर, उनके साथ उसका रिश्ता कैसा है। ठीक है, उसके बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं या उनसे प्यार करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं या नहीं। ठीक है, उत्तरदायित्व पड़ने पर उनकी अभिवृत्तियों में बदलाव आ जाता है। वैसे वो उनको प्यार कर रहे हैं अपने छोटे भाई बहन को, लेकिन जैसी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, वो क्या हो जा रहे हैं, बड़े भाई बहन जो हैं वो चिढ़ने लग जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों में बड़े भाई बहनों के प्रति जो है अट्रैक्शन खत्म हो गया है। बड़े उन्हें शरारती कहते हैं, उन्हें डांटते हैं। तो छोटों को बड़े बुरे लग रहे हैं, बड़ों को छोटे बुरे लग रहे हैं कि हम इनकी जिम्मेदारी क्यों उठाएं। तो सिबलिंग रिलेशनशिप की वजह से भी चीजें खराब होती हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो पति पत्नी के संबंध जो है परिवार के दूसरे सदस्य या बच्चों को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। पति पत्नी अगर घर के अंदर लड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो घर के दूसरे मेंबर्स पे भी एक तनाव और मन मुटाव जो है पैदा कर देता है। ठीक है, फिर रिलेशनशिप्स विद रिलेटिव्स। ठीक है, रिश्तेदारों के साथ किस तरीके का आपका रिश्ता है। तो बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ संबंधियों से संबंधों में भी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। दादा दादी से संबंध, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, दादा दादी बच्चों से लाड प्यार तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें उनकी पिटाई का भी भय दिखाने लगते हैं। तो दादा दादी को यह भी चिंता होने लगती है कि उनकी मृत्यु के बाद इन बच्चों का क्या होगा। तो ये भी चीजें हैं जो उन पे असर डालती हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर जो चीज नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा बॉमरेन के पेरेंटिंग स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बेटा पेरेंटिंग स्टाइल्स बाय बॉमरेन। ठीक है, सबसे पहले आप बताना पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। पेरेंटिंग का मतलब होता है परवरिश, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग इसको कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में परवरिश बालक के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, और परवरिश में सरकार और समाज का भी योगदान होता है। तो बच्चों की परवरिश के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी उसकी बेसिक नीड्स है, ठीक है, इनको फुलफिल करना। मैं एक पेरेंट हूँ तो मैं अपने बच्चे को क्या दूंगी कि मैं इसकी पढ़ाई पे, इसके खाने पे, ठीक है, इसके कपड़ों पे, हर एक चीज पे ध्यान दूं। ठीक है, इसको सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना अपने बच्चे को। ठीक है, और बच्चों की जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं, ठीक है, स्किल्स वगैरह है, ठीक है, ये सब इसको प्रदान करना, इसको देना। ठीक है, ये सारी चीजें पेरेंटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ पेरेंट बाय केयर गिविंग नर्चरेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड बाय अ नेचुरल पेरेंट। जब ये सारी चीजें, एक नेचुरल पेरेंट कौन होता है आपका, बायोलॉजिकल पेरेंट। तो नेचुरल पेरेंट जब ये सारी चीजें एक बच्चे को देगा, ठीक है, ये सारा ये पूरा रोल निभाएगा, तो उसी चीज को हम बोलते हैं पेरेंटिंग, परवरिश। ठीक है, परवरिश और चाइल्ड रियरिंग दो अलग चीजें होती हैं। अब इसमें आप बॉमरेन द्वारा दी गई 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स बताओगे बेटा। सबसे पहले जो आती है इसके अंदर आती है अथॉरिटेटिव स्टाइल। ठीक है, अथॉरिटेटिव स्टाइल जो होता है तुम्हारा ये ओके, इसका एक और नाम क्या था, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड
ठीक है, ये पेरेंट और चाइल्ड ड्रिवन होता है, मतलब कि इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं ये सेट ऑफ रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो है ये पहले से ही बता देते हैं बच्चे को, ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं, बट ऑल्सो लिसन टू देयर चाइल्ड, ये अपने बच्चे की भी ओपिनियन सुनते हैं, ठीक है। इन अब अपने घर का नियम इन्होंने बना लिया है कि भाई इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, ठीक है, इस तरह से रहना है, लेकिन ये अपने बच्चों की भी बातों को सुनेंगे, ये अपने बच्चों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट चाइल्ड डिसीजन, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन रहता है इसके अंदर। टू वे कम्युनिकेशन मतलब पेरेंट्स बच्चे की बात सुनेंगे, बच्चा पेरेंट्स की बात सुनेगा, ठीक है। इसके अंदर केयर जो होती है बेटा ये भी अच्छी होती है, और कंट्रोल जो होता है ये भी अच्छा होता है। पेरेंट्स जो हैं बच्चे का ख्याल भी रखेंगे, इसको नर्चर भी करेंगे, ठीक है, और इसको रॉन्ग डूइंग से रोकेंगे भी, ठीक है, गलत काम करने से इसको रोकेंगे भी, इसको डांटेंगे भी, ठीक है, स्कोल्डिंग वगैरह भी करेंगे इसको, ठीक है, और इसको लव एंड केयर भी करेंगे। तो ये आपकी अथॉरिटेटिव होती है, याद रखना है ये टेटिव है, ठीक है। फिर दूसरी आती है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन जो होती है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल स्टाइल। ये जो होती है ये पेरेंट्स ड्रिवन होती है। पेरेंट्स ड्रिवन मतलब इसमें सिर्फ पेरेंट्स जो हैं उनकी चलती है, स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं ये पेरेंट्स बना देते हैं, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, मतलब बच्चे की कोई बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ पेरेंट्स की ही बात सुनी जाएगी। नो चाइल्ड्स ओपिनियन, ये जो होती है बेटा वर्स्ट होती है, ये वाली आपकी बेस्ट स्टाइल मानी जाती है, ठीक है, बेस्ट पेरेंटिंग मानी जाती है। ये वर्स्ट पेरेंटिंग मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर पेरेंट्स जो हैं ये वायलेंस वगैरह यूज करते हैं, हार्श होते हैं अपने बच्चों पे, और समटाइम्स ये जो वायलेंस है ये लीथल हो जाता है, बच्चे की जान भी चली जाती है। मतलब कि इसमें पेरेंट्स जो है केयर एकदम नहीं करते, कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अगर एक गलती से चम्मच भी गिर गया तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, ठीक है, डांटेंगे एकदम। बच्चा जो है इसके अंदर डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं। मार्क्स नहीं आए हैं तो उसको बेल्ट से मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, इतना सुजा दिया है उसका शरीर, एकदम खाना नहीं दे रहे उसे कई कई दिन तक, ठीक है। तो केयर इसमें बिल्कुल भी नहीं करते, वो कंट्रोल बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है। और तीसरी इन्होंने दी थी बेटा बॉमरिन ने, जिसका नाम था परमिसिव। परमिसिव स्टाइल जो होता है इसको बोलते हैं हम इंडल्जेंट, ठीक है। परमिसिव यानी कि ये चाइल्ड ड्रिवन होता है, इसमें बच्चे की सुनी जाती है। पेरेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं बच्चे को, बहुत ज्यादा लाड प्यार एकदम। इसमें भी वन वे ही कम्युनिकेशन होता है, बच्चे की ही सारी सुनी जाती है, ठीक है। इसमें केयर बहुत ज्यादा होती है, कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, बहुत ज़्यादा केयर रहते हैं। पेरेंट्स जो हैं बच्चों के हर मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि जा बेटा तू मर्डर करके आ जा किसी का भी, ठीक है, मैं देख लूंगा, ऐसे वाले जो पेरेंट्स होते हैं। या किसी आपका मतलब वो बच्चा है किसी को बुली कर रहा है स्कूल में, और आप फिर भी जाके अपने बच्चे की साइड ले रहे हो कि नहीं मेरा बच्चा तो नहीं कर सकता, और अगर किया भी है तो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, ये है वो है, ठीक है। तो ये जो होता है ये परमिसिव होता है। पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा लीनियंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बच्चा जो होता है, चाइल्ड जो होता है, वो धीरे धीरे इम्पल्सिव होने लगता है, बिगड़ने लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे दो और लोग आए थे इसी में, मैकॉबी एंड मार्टिन।
इन्होंने एक चौथे तरीके की पेरेंटिंग दी थी बेटा, जिसका नाम था नेग्लेक्टफुल स्टाइल। नेग्लेक्टफुल स्टाइल जो होता है ये होते हैं अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। ठीक है, अनइन्वॉल्व यानी कि इन्हें अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, ना ये केयर करते हैं, ना ही बेटा ये कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को या तो अबंडन कर देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं, ऑर्फनेज वगैरह में ये अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ठीक है, या इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि इनका बच्चा क्या कर रहा है। सुबह ऑफिस जा रहे हैं दोनों माँ बाप, घर रात शाम को घर आ रहे हैं, बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, पिट के आया है, होमवर्क किया है, इनको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अनइन्वॉल्व्ड रहते हैं इन द मैटर ऑफ चाइल्ड। बच्चे के मैटर्स में एकदम अनइन्वॉल्व रहेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ गए समझ तीनों चारों? समझ आ गए? चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है इसमें, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। पेरेंटिंग क्या था? परवरिश। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं पालन पोषण। ठीक है, आप अपने बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से करते हैं। पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग में फर्क होता है। ठीक है, पेरेंटिंग है उसको आपने कैसे नीड्स उसकी कैसे पूरी किया, और चाइल्ड रियरिंग होता है कैसे आप उसको बड़ा कर रहे हो। ठीक है, लव एंड केयर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो चीज़ों को सीखने की, न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो वो पालन पोषण कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन से कारक हैं जो हमारी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला, हमारे पेरेंट्स की इनकम। अगर इनकम अच्छी नहीं है तो मैं अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं दे पाऊंगी जो एक अच्छे पालन पोषण के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, एक रिच पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की हर नीड्स को इजीली पूरा कर देंगे। ठीक है, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे, इनको जॉब्स भी जो है वो सिक्योर जॉब्स मिलेंगी, इनकम अगर अच्छी होगी पेरेंट्स की। फिर रिलीजन, दूसरा कारक क्या है? धर्म। कि धर्म की जो भूमिका है उससे इनकार करना गलत है। पालन पोषण में धर्म का असर पड़ता है बच्चों की विचारधारा पे, बच्चों के थॉट्स पे। ईसाई धर्म को मानने वाले माता पिता नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आध्यात्मिक माता पिता बच्चों को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हर धर्म में हम लोग बच्चों को कुछ कल्चरल वैल्यूज सिखाते हैं, ऐसी चीजें सिखाते हैं जब हम धर्म के बारे में उनको पढ़ाते हैं इतिहास में कि देखो ऐसे हुआ था, इस धर्म में ऐसे हुआ था, तो उससे हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने माता पिता के लिए तुम्हें जीवन में कुछ करना है। ठीक है, फिर हमारा कल्चर, तो हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारा जो रहन सहन होता है, ठीक है, ये हमारा कल्चर होता है, इसमें भी पालन पोषण जो है होता है। जैसे कि अगर हम देखें, एक इंडियन और एक अमेरिकन बेटी, ठीक है, एक इंडियन डॉटर है और एक अमेरिकन डॉटर है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी? अलग होंगी। एक जब दूसरे देश में जाएगी तो उसका व्यक्तित्व कुछ हटकर दिखाई देगा। ये दोनों अगर आमने सामने खड़ी हैं तो पता चलेगा दोनों अलग अलग हैं। क्यों? दोनों की संस्कृतियां क्योंकि हमेशा से अलग रही हैं, रहन सहन, पहनावा, बोलने का ढंग, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के माता पिता, तो बच्चों के पालन पोषण की विधियां हमारे उन माता पिता द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों द्वारा भी प्रभावित होती है जिनका अनुसरण हमारे माता पिता ने किया होगा। तो पेरेंट्स जो होते हैं यूजुअली अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं कि भाई जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला हम भी वैसे ही पाल रहे हैं। ठीक है, तो माताएं अपनी माताओं द्वारा प्रयुक्त विधियों को अपनाती हैं, पिता अपने पिता द्वारा प्रयुक्त तौर तरीकों का नकल करते हैं। इससे क्या होता है? वे अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा उनके माँ बाप ने किया था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ग्रैनी जो है, दादी जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, दादी या नानी जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, तो माँ जो है ये भी जो है स्ट्रिक्ट बन रही है कि भाई मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला तो मैं भी ऐसे ही पालूंगी।
ठीक है। और एक पॉइंट इसमें आपका आ जाएगा सोशल क्लास। क्लास होती है आपकी लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो पालन पोषण भी जो है वो उसी तरीके का होता है जिस क्लास से बिलोंग करेगा कोई। फिर बेटा इसमें आता है क्वेश्चन आपका सेपरेशन वाला। हाँ, एक सेपरेशन का क्वेश्चन आता है, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता से पृथक्करण, अलगाव जिसको हम बोलते हैं, कि सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स क्या होता है, इसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर कैसा बन जाता है, और कौन सी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो मददगार रहेंगी बच्चे और पेरेंट्स के लिए ड्यूरिंग सेपरेशन। तो अलगाव का मतलब, सेपरेशन का मतलब क्या है कि पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, ये दूर जा रहे हैं, आर गोइंग अवे फ्रॉम चाइल्ड। जैसे कि जॉब पे चले गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉब पे चले गए, या अबेंडन कर दिया, लावारिस छोड़ दिया, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सेपरेशन। और सेपरेशन जो है कब होती है, जब अटैचमेंट होती है। शुरुआत कैसे करोगे, अटैचमेंट से, कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक अटैचमेंट होती है, एक लगाव होता है, ठीक है, एक प्यार होता है, बच्चा जो होता है माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। लेकिन जब पेरेंट्स जो है इस बच्चे से दूर जाते हैं, मान लीजिए जॉब करने जा रहे हैं, या इसको किसी के पास छोड़ दिया, किसी रिश्तेदार के पास, और कहीं और चले गए हैं, ठीक है, या इसको बिल्कुल ही वो कर दिया है, लावारिस कर दिया है, तो वहां पे सेपरेशन की जो परिस्थिति है वो उठती है, और ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। ऐसे में चाइल्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या बिहेवियर्स हमारे सामने आएंगे बच्चे के, तो बिहेवियर्स में आप बता देना कि डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ यानी दुख का प्रदर्शन। तो जब हमारा सेपरेशन होता है तो दुख का प्रदर्शन करते हैं बच्चे, ठीक है। 5 तरीके के प्रदर्शन हो सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा शॉक हो गया कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लग जाएगा कि नहीं मैं नहीं रहूँगा इनके बिना। एक बच्चा बार्गेनिंग करता है कि मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं शैतानी नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा। एक बच्चा डिप्रेशन में ही चला जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है, एकदम अंदर से ख़त्म होने लगता है। एक बच्चा रेजोल्यूशंस लेने लगता है कि मैं जो हूँ मुझे नहीं ज़रूरत अब किसी की भी, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं बन के दिखाऊंगा जैसे मेरे पेरेंट्स हैं। हर तरीके के अलग अलग तरीके के ग्रीफ्स जो हैं बच्चे शो करते हैं। फिर इसमें दूसरा आप बताना कि एक्सप्रेशन बाय स्मॉलर एंड ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। तो शुरू की आयु में बच्चा जो है सेपरेशन को या परिवार को टूटने के समझ नहीं पाता। ये बच्चा जो है ये अभी समझ नहीं पाएगा सेपरेशन क्या है। इस स्थिति में पहले 5 वर्ष तक होती है, 5 इयर्स तक का बच्चा जो है इस चीज़ को उतने अच्छे से समझ नहीं पाता है, बल्कि बड़े बच्चे भी भ्रम की स्थिति में रहते हैं। ये जो है ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों हमें अकेला छोड़ा गया, क्यों ऐसा हो रहा है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की अपेक्षा पृथक्करण को समझने के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्य होते हैं। इनकी समझ आता है, लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ग्रीफ में चले जाते हैं, इनके समझ में ये नहीं, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, सिचुएशन को लेके। इसके बाद एक इसमें बता देना डिफरेंट रिएक्शंस। तो अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, पेरेंट्स का तलाक हो रहा है, ये भी एक सेपरेशन की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस देते हैं बच्चे, ठीक है। ये रिएक्शन उनकी आयु और स्वभाव पे निर्भर करते हैं। पृथक्करण या माता पिता के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन के स्तर पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो अलग अलग रिएक्शंस देते हैं बच्चे, गुस्सा करेंगे या कहेंगे कि मुझे तो किसी के भी साथ नहीं रहना, या मुझे दोनों के साथ रहना है, इस तरीके से। अब सेपरेशन एक तरीके से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कैसे होता है कि हम जीवन में दूर होते रहते हैं किसी ना किसी से, ठीक है। किसी ना किसी से हमारा जो अलगाव है वो चलता रहता है। एक टाइम के बाद हम अपने माता पिता से भी अलग हो जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं, ठीक है। टीचर्स हैं उनसे अलग हो जाते हैं, दोस्त हैं उनसे दूर हो जाते हैं। सेपरेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो? एक्टिविटीज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ड्यूरिंग सेपरेशन। एक पॉजिटिव मैसेजेस, ठीक है। स्कूल के बारे में माता पिता होने के नाते आपकी कुछ चिंताएं या संदेह हो सकते हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। यह जरूरी होता है कि आप स्कूल सेटिंग के बारे में या स्कूल व्यवस्था के बारे में आश्वस्त हो। आप किसी चीज को लेकर चिंतित हो तो स्कूल अधिकारियों से संपर्क करें, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये जो सेपरेशन है ये किसको बता रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है, व्हेन ही गोज टू स्कूल। तो अब जब स्कूल गया है तो पेरेंट्स से दूर हो गया है, सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीजों को देखना है कि जहां मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, जिस स्कूल में मैं डाल रहा हूँ, क्या ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपके शरीर की भाषा आपके बच्चे के संबंध में कुछ संप्रेषित कर देती है, ठीक है। आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, ये अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेट करो अपने बच्चों के साथ, बातचीत करो, पूछो उनसे आज स्कूल के अंदर क्या हुआ। ट्रबल शूटिंग करो, यानी कि कोई प्रॉब्लम अगर उनको तंग कर रही है तो उस प्रॉब्लम का निवारण करो, ठीक है। अराइव एंड पिक ऑन टाइम, बच्चे को स्कूल से लेने टाइम पे जाओ, ठीक है। उसको वेट ना करना पड़े, उसको ये ना महसूस हो कि मेरे पापा एनुअल फंक्शन में नहीं आए, मेरे पापा मुझे देर से लेने आए, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा वो आता है क्रेच का, ठीक है। चिल्ड्रन इन क्रेच, तो क्रेच क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डे केयर, मतलब दिन भर देखभाल करना। तो जो वर्किंग विमेन होती हैं हमारी, ठीक है, या वर्किंग मदर्स कह लो, ये क्या करती हैं, ये अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ सकती हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को वहां तो लेके नहीं जा सकती जहाँ पे ये काम कर रही हैं, तो ये अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ देती है। तो क्रेच क्या है, वो जगह जहाँ पे बेबीज और स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज या स्मॉल चिल्ड्रन की देखभाल की जाती है जब उनके पेरेंट्स जो है उनसे दूर होते हैं। आर लुक्ड आफ्टर व्हेन पेरेंट्स आर बिजी, ठीक है। अब इसमें आपने ध्यान देने हैं प्रिकॉशंस पे। तो प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं और अच्छे हैं, सिंपल हैं। आपने देखना है कि क्रेच में स्टाफ कैसा है। दूसरा, ये जो क्रेच है ये ऑथराइज्ड है या नहीं, यानी लीगल है या नहीं, पेपर वर्क इसमें हुआ है या नहीं। तीसरा, हाइजीन कैसा है क्रेच में, साफ सफाई रख रहे हैं या नहीं। चौथा, सीसीटीवी इन्वॉल्व है या नहीं। पांचवा, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ, ठीक है। छठा, एज क्या रह रही है यहाँ पे बच्चों की, कितनी एज के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। सातवां, पर चाइल्ड स्टाफ कितना है, एक बच्चे को कितने स्टाफ संभाल रहे हैं, ठीक है। आठवां, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर है या नहीं, ठीक है। फिर डिस्टेंस, घर से कितना दूर है आपके, ठीक है। वर्किंग आवर्स कितने हैं इसके। फिर यहाँ का जो स्टाफ है इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपको चेक करना होता है अपने बच्चे को क्रेच में डालने से पहले, ठीक है। और भी है जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं उस क्रेच के अंदर, कि आपका बच्चे पे ऐसा ना हो कि ध्यान ना दिया जाए। फिर फूड कैसा है क्रेच का, खाना कैसा मिल रहा है, साफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और क्या बता सकते हो, हॉस्पिटल्स, क्रेच के आसपास हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, ठीक है, कि इमरजेंसी पड़ जाए, ले जाना पड़ जाए अचानक से। किचन कैसी है, किचन का कहाँ है, सेफ है, बच्चों से दूर दूर है या नहीं, ठीक है। बच्चे कहाँ पे रेस्ट करेंगे, सोएंगे कहाँ पे बच्चे अगर थक जाते हैं, तो ये जगह देखनी है, ठीक है। बाथरूम एंड टॉयलेट क्रेच में कैसे हैं, सैनिटेशन है वहां पे या नहीं है, ठीक है। फिर
टॉयज वगैरह कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है, कैसे खेलते हैं बच्चे। उसके बाद इतने काफी हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है क्रेच की? एडवांटेजेस यही है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्क कर सकते हैं, अपना काम इजीली संभाल सकते हैं, ठीक है। उनको क्या होता है, क्रेच में आयु अनुसार बच्चा जो है उसको क्या मिल जाएंगे, इसको टॉयज मिल जाएंगे, इसको फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे अपनी एज के अनुसार से, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है वो रेस्ट कर सकता है, सो सकता है, ठीक है। उस पे क्रेच में नजर रखना माता पिता के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। बच्चों को क्रेच में डालने के बाद माता पिता की एक चिंता खत्म हो जाती है और बच्चे क्रेच में अपनी आयु वालों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी होती है हर एक चीज की, तो इसकी भी डिसएडवांटेजेस होंगी। तो ज्यादातर जो आपके क्रेच होते हैं बेटा ये रजिस्टर्ड नहीं होते और पेरेंट्स चेक नहीं करते इस चीज को, धोखाधड़ी चल रही होती है उनके अंदर, ठीक है। क्रेच विशेष समय के बाद बंद हो जाते हैं, शिफ्टों में कार्य करने वालों के लिए उपयोगी नहीं। अगर पेरेंट्स जो है बेटा ये शिफ्ट वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए नाइट शिफ्ट है, तो नाइट में तो क्रेच काम ही नहीं करेगा, ठीक है, तो इनके लिए यूजफुल नहीं हो रहा। व्यापार बच्चों से संपर्क हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल सकती हैं, कोई बच्चा है उसको कोल्ड हो रखा है, दूसरे बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी स्टाफ जो होता है वो बच्चों के साथ हार्श हो जाता है, वो केयर नहीं देता जो आप अपने बच्चों को देंगे, ठीक है। फिर इसमें एक आता है ऑर्फनेज, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ऑर्फनेज वो जगह होती है जहाँ पे ऑर्फन्स हमारे अनाथ होते हैं, वो बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि एक संस्था होती है, ऐसे बच्चे जिसके माँ नहीं होती या पिता नहीं होता या माता पिता दोनों नहीं होते, मर गए हैं, या माता पिता ने बच्चे को छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चों को ऑर्फनेज में रखा जाता है और यहाँ इनकी देखभाल की जाती है, पढ़ाया लिखाया जाता है, इनको ये बताना है आपने। फिर इसमें बेटा चलो एक क्वेश्चन इसमें बनेगा, पीयर इन्फ्लुएंस एंड स्कूल कल्चर। तो देखो पीयर इन्फ्लुएंस में बताना दोस्तों के बारे में, यानी कि क्लासमेट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता देना कि पेरेंट्स जो पीयर्स जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं वो किस तरीके के हैं, ठीक है। मतलब अच्छे दोस्त हैं तो बच्चा जो है अच्छी संगति में रहेगा, अच्छी चीजें सीखेगा, गलत दोस्त हैं तो गलत चीजें वो सीखेगा, गलत आदतों में पड़ जाएगा, डेलिंक्वेंट हो सकता है, क्राइम कर सकता है, ठीक है। पेरेंट्स जो है इनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है हमारा किस संगति के अंदर जा रहा है। स्कूल कल्चर के अंदर आपने स्कूल का कल्चर बताना है कि यहाँ पे किस तरीके के इवेंट्स होते हैं, कैसी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। कौन से करिकुलम और को करिकुलम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कल्चर क्या होता है कि एक स्कूल है, सुबह सुबह वहाँ असेंबली होगी, ठीक है, असेंबली के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी फेस्टिवल आएगा तो वहाँ पे इवेंट सेलिब्रेट किए जाएंगे। स्कूल कल्चर के अंदर एनवायरनमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होगा, हर एक धर्म का जो है क्या बोलते हैं त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, ठीक है। अथॉरिटेरियन एनवायरनमेंट भी होता है स्कूल में, 3 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं स्कूल के अंदर भी, डेमोक्रेटिक, जैसे अभी पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ा था तुमने, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और इंडिपेंडेंट, परमिसिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, इनके बारे में डाल देना थोड़ा। डेमोक्रेटिक वही जिसके अंदर बच्चे की भी सुनी जाती है और टीचर अपनी भी कहती है, अथॉरिटेरियन वो जिसके अंदर टीचर की सुनी जाती है, और इंडिपेंडेंट वो जिसमें टीचर कुछ नहीं कहती, सिर्फ बच्चे अपनी मर्जी से जो करना कर लो करते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें अच्छा क्वेश्चन, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ये क्वेश्चंस भी कई बार आ रखे हैं। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, बेटा पहले आपने कंपटीशन समझाना है थोड़ा सा। प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि प्रतिस्पर्धा से एक तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, वो कॉम्पीट
करते हैं, ठीक है, इनको मजा आता है कंपटीशन करने में, खेलना दौड़ना लिखना पढ़ना इन सब के बीच में कंपटीशन हो सकता है। कुछ कॉम्पिटिशन्स के नाम लिख देना, जैसे रेस हो गई, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, ठीक है, डिबेट हो गया, स्पीच कॉम्पिटिशन हो गया, ऐसे नाम लिख देना, ठीक है। फिर ये बताना कि कंपटीशन से जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स भी डेवलप होने लग जाती हैं, जो बच्चा हार रहा है वो जीतने वाले के प्रति जो है नकारात्मक सोच रखने लग जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें फिर कॉपरेशन सिखाना, सहयोग जिसको बोलते हैं कि मिल के काम करना चाहिए, टुगेदर काम करना चाहिए, ठीक है। कॉपरेशन समझाने के बाद आपने किस तरीके से बताना है, आपने बताना है कि कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे कॉपरेशन सीखें, ठीक है। तो ये 4 नंबर में ही क्वेश्चन आता है आपका, 4 कह रही हूँ, कितने का होता है, 2 मार्क्स में आता है ये आपका, ठीक है, ये बता देना। इसके बाद फिर कॉपरेशन क्या होता है भैया, कॉपरेशन सहयोग होता है, 2 व्यक्ति जब आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की राय सुनते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉपरेशन दे रखे हैं, इन सब पे इतना जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें भी अगेन कंपटीशन बताना, फिर कॉन्फ्लिक्ट समझाना, और फिर बताना कि जब अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उससे क्या पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचना चाहिए, तो भाई इसमें दोनों पार्टीज की बात ध्यान से सुननी चाहिए, एक थर्ड पार्टी जो है उसको आके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, ये सब बता सकते हो। फिर एक क्वेश्चन इसमें एग्रेशन और बुलिंग का बनता है। एग्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है, तो एग्रेशन के बारे में बता देना, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाना, ये नेगेटिव होता है, नुकसान पहुंचता है इससे दूसरों को, ठीक है। बच्चा जो है एग्रेसिव होकर किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। फिजिकल एग्रेशन भी हानिकारक है, किसी को घूसे लात मार देना, वर्बल एग्रेशन भी हानिकारक है, किसी को गाली गलौज दे देना। डायरेक्ट एग्रेशन यानी कि डायरेक्ट किसी के ऊपर जो है आक्रमण कर देना। इनडायरेक्ट एग्रेशन यानी कि किसी के जरिए से आप किसी को गलत बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग एग्रेशन दे रखे हैं, कोई भी 2-4 लिख देना। बुलिंग जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है कि बुलिंग से किसी दूसरे को परेशान करना, स्कूल के अंदर बुलिंग वगैरह होती रहती है, ठीक है। इसमें बुली कहाँ गया, दोनों को मिला के लिख देना, ठीक है। बुलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स लिख देना ऐसे ही कि कोई बच्चा है वो किसी ऐसे बच्चे को जो डरता है, कमजोर सा है, उसको उससे अपने काम करवाएगा, उसको मारेगा पीटेगा, उसको बोलेगा अपने घर से जा चोरी करके ला, पैसे लेकर आ, ये सब चीजें हरकतें करवाता है, ठीक है। फिर इसमें प्रिवेंशंस वगैरह ये सब पढ़ लेना। बुलिंग, फिर इसके अंदर आपके क्या आता है, कल्चर, संस्कृति, पेरेंटिंग स्टाइल रिपीटेड है, वो इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन। अच्छा, एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये बता देती हूँ मैं। इंक्लूजन, ठीक है। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है, आपने शुरुआत ऐसे करनी है कि एंशियंट टाइम्स पे, पहले के टाइम्स पे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम होता था उसके अंदर क्या चलता था, उसके अंदर चलता था एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता था कि ये जो स्कूल है ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, ठीक है, और ये वाला जो स्कूल है ये स्पेशल बच्चे के लिए है, ठीक है। ये वाला स्कूल जो है ये विमेन के लिए है, मान लो गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये वाला जो स्कूल है ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है। तो ये एक्सक्लूजन होता था कि नॉर्मल बच्चों के साथ जो है इन बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अलगाव रखना, अलग कर देना, सेग्रीगेट कर देना, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या चीज की गई है, अब न्यू एजुकेशन सिस्टम बने हैं और इसके अंदर ये चीज डाली गई है कि इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन मतलब कि आपकी जो क्लासरूम है बेटा,
ठीक है, आपका जो स्कूल है, क्लासरूम जो है, इसमें हर टाइप का बच्चा होना चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, जो हमारे विकलांग बच्चे हो गए, अंधे बच्चे, बहरे बच्चे, वो बच्चे भी यहाँ होने चाहिए। पुअर वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे, सेक्स वर्कर्स जो होती हैं उनके बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपके बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, ये बच्चे, गर्ल्स, बॉयज, सब एक ही जगह, एक ही उसमें, SC ST OBC सब एक ही जगह पे पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है इंक्लूजन, कि सबको एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाओ। बस आप ये कर सकते हो कि स्कूल के अंदर आप क्या चीजें कर सकते हो, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब कि आपके जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, इनके लिए आपने रैंप बनवा दिया सीढ़ियों के साथ, व्हील चेयर अरेंज कर दी आपने इनके लिए, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट आप लेकर आ गए अंधे बच्चों के लिए। मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इनको एक्सक्लूड नहीं करना, इनको अलग नहीं करना आपने, ठीक है। तो हर तरीके के बच्चे को आपने इंक्लूड करना है। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर एक जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं विशेषताएं क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा दी जाए, देश के जितने भी बच्चे हैं सबको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है। इसके बाद रिकॉग्नाइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ डाइवर्सिटी। क्लास के अंदर अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, इस विभिन्नता को समझना है, पहचानना है, और हर एक बच्चे को आपने ये फील कराना है कि उसको क्लास के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, इसमें जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल टीचर्स रख सकते हैं, ठीक है। एक स्पेशल क्लासरूम बना सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल क्लासरूम से अलग 1 घंटा एक्स्ट्रा, 1 घंटा जो है हम इनको यहाँ पे टीचिंग दे सकते हैं। तो इनको लगेगा कि हमें भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। फिर इंक्लूजन कहता है कि एजुकेशन जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये सबको मिलना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, सबको ये मिलना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, सरकार ने जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बना रखी हैं, कोई भी स्कूल जो है मना नहीं कर सकता कि भाई आपका बच्चा जो है, इसको ADHD है या इसको ऑटिज्म है, तो मैं इसको स्कूल के अंदर नहीं रख सकता, ठीक है। छठा, करिकुलम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, बच्चों की नीड के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर टीचर्स जो होती हैं, इनको ट्रेंड होना ज़रूरी होता है, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनका सपोर्टिव और इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका इंक्लूसिव था, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं पीछे, PYQ कौन सा है ये? 2020 वंशानुक्रम को प्रभाषित कीजिए, ये आपकी यूनिट 1 से है बेटा, ठीक है। फिर है आपका कैथारसिस। अच्छा, कैथारसिस रह गया आपको बताना। देखो, कैथारसिस जो है ना, तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये तुम्हारा था कहीं पे, रेचन प्रक्रिया, पेज नंबर 334 पे है हिंदी में।
कैथारसिस रेचन क्रिया भी एक प्रभावी विधि मानी जाती है। एरिस्टोटल ने भी इसके महत्व की ओर संकेत दिया है। इस विधि के अंदर आक्रामक ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। खेलकूद, एक्सरसाइज, फिल्म में हिंसक दृश्यों को देखना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि आक्रामक ऊर्जा संचित होती जाती है तथा यह अवधि परक पीरियोडिकली ढंग से प्रदर्शन मांगती है। कुंठा भी इसी प्रकार संचित होती रहती है तथा कुंठा पर आधारित यह ऊर्जा मुक्ति चाहती है। ये कैथारसिस के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको इजी भाषा के अंदर बताती हूँ। वैसे ये एक दो बार आया हुआ है कैथारसिस का क्वेश्चन, मेरे ख्याल से पिछले साल भी आया था 2022-23 में। इंग्लिश की बुक में कैथारसिस नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, ये एक प्रकार की बेटा टाइप ऑफ इमोशनल फीलिंग होती है। ठीक है, एक इमोशनल फीलिंग होती है। इसके अंदर जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेगा, उन्हें बाहर निकालकर अपने आप को हल्का महसूस करता है। ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देगा, बाहर निकालकर लाइट फील करता है। ये कैथारसिस होता है, एक टाइप की ऐसी इमोशनल फीलिंग जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ज्यादातर हम अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, एग्रेशन शो करके। ठीक है, किसी की बात मुझे बहुत बुरी लगी जा रही है, मैं कई दिन हो गए मैं देखे जा रही हूँ, मेरा मन अंदर से भरे जा रहा है कि क्या करूं मैं इसका एकदम। तो एक दिन जो है मैं फट गई एकदम बुरी तरीके से। मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आ रही, तेरे बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रही, इतने दिनों से मैं तुझे देखे जा रही हूँ, तू हरकतें करे जा रही है। ठीक है, क्या मतलब है इन चीजों का, कोई सामने वाला बंदा इग्नोर कर रहा है, तुम मान नहीं रहे हो, तो ये क्या है, मैं अपनी जो भड़ास है, भड़ास निकालने को कैथारसिस बोलते हैं। भड़ास निकालना जो होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम भड़ास निकाल देते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। तो कैथारसिस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि क्राइंग, यही लिखना है आपकी बुक में, इसका मेंशन नहीं है, हिंदी में भी ज्यादा। ठीक है, एक तो जो है आप रोने लग जाते हो, तो रोने से क्या होता है कि इंसान जो है अपने दर्द और दुख को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अपने आप को हल्का महसूस करता है। दूसरा, कला एक माध्यम होता है जिससे हम कोई आर्ट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, कोई है डांस करने लग जाएगा, कोई है ड्राइंग करने लग जाएगा, ठीक है, कोई है गाना गाने लग जाएगा, म्यूजिक बनाने लग जाएगा। तो इससे भी हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, बाहर निकालते हैं। कोई लिखता है, कोई अपने विचारों को, अपने थॉट्स को क्या करेगा, लिखेगा, राइटिंग करेगा। डायरी राइटिंग जैसे हो गई कि आज पूरा दिन जो है बड़ा दिमाग खराब हो, उसने आके डायरी में लिख लिया, तो मन हल्का हो जाएगा कि जैसे मैंने किसी को बता दिया। और एक क्या करेगा वो, टॉकिंग, दूसरों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स और परिवार के सदस्यों को बताना कि भैया आज मेरे साथ ये हुआ था, आज मेरे साथ ये हुआ था। तो इसके क्या फायदे हैं, ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, जब आप ये सारी चीजें करोगे तो उससे क्या होगा, एक तो बेटा आपको क्या बोलेंगे, इमोशनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो कैथारसिस से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर अपने आप को हल्का महसूस कर सकता है। दूसरा बेटा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा। जो टेंशन आप हर वक्त दिमाग में लेके बैठे हुए हो, उससे क्या होगी, जब उसको बाहर निकाल दिया तो चिंता कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हल्का महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हेल्थ भी सुधरेगी। ठीक है, अगर मन में भड़ास रखी हुई है तो चीजें जो है वो हेल्थ पे भी असर डालती है। तो ये कैथारसिस में बता देना 2 नंबर में ही आया है ये क्वेश्चन, उससे ज्यादा में आया नहीं है। ठीक है, इसके बाद 2020 में आदर्शवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक एटीट्यूड। रियलिस्टिक एटीट्यूड वही है बेटा जब आप रियलिटी को समझते हो। ठीक है, हमने समझा था ना बच्चे के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, कि बच्चा जो है वास्तविकता को समझने लगता है, परियों की दुनिया से, फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आने लगता है। ठीक है, अब उसको चीजें समझ आने लगती हैं, लॉजिकल बात करने लगता है। ये आपका रियलिस्टिक एटीट्यूड होता है। फिर सेंसेशन मैंने आपको बता ही रखा है, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, संवेदना। फिर स्कूल कल्चर, अभी हमने पढ़ा पीछे चैप्टर 5 का ये टॉपिक है, स्कूल कल्चर। चैप्टर्स के नाम लिख लो,
फिर बहुत आसानी हो जाती है। जैसे क्वेश्चन बोल रही हूँ ना मैं, हेरिडिटरी बोला मैंने, उसके आगे लिख दो 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, उसके आगे लिख दो चैप्टर 5, और जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बता दिया, या यहाँ पे लिख दो वीडियो, मैम की वीडियो के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेंसेशन है, तो इसमें सेंसेशन हमारा किसमें था, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, कल ही पढ़ा था ये। फिर आ गया हमारा स्कूल कल्चर, अभी पढ़ा है चैप्टर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेशन, अभी पढ़ा है चैप्टर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉवर्टी, कल पढ़ा था हमने, तो चैप्टर नंबर पॉवर्टी हमारा चैप्टर नंबर 3 में है। ठीक है, निर्धनता। तो इस तरह से जब आप चैप्टर नेम लिख लेते हो तो आपको पता चलता है कि देखो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 से सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 5 से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन जो हो गए, ये हो गए आपके 2 मार्क्स के। आइडिया मिल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 8, एक मिनट, 7 क्वेश्चन कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6, हेरिडिटरी, अच्छा कैथारसिस, रियलिस्टिक एटीट्यूड रह गया यहाँ पे। ठीक है, रियलिस्टिक एटीट्यूड जो है ये हमने बच्चों का चौथे चैप्टर में पढ़ा था, चाइल्डहुड वाले में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, संवेगानात्मक विकास, चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, चैप्टर 2 में पढ़ा था ये भी, कि टीचर क्या कर सकती है बच्चों के शारीरिक विकास को विकसित करने के लिए। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, चैप्टर 3 में पढ़ा है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, कॉलबर्ग की स्टेजेस डालनी है आपने इसके अंदर, कॉलबर्ग की स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाद कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, अगेन चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टाइप्स ऑफ इमोशंस, चैप्टर 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एडोलेसेंट चाइल्ड एंड फैमिली, अभी जस्ट पढ़ा है चैप्टर 5 में। ठीक है, 15 देखो, बिहेवियर्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन, ये भी जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है, ये आपके कौन से क्वेश्चंस थे बेटा, 5 मार्क्स के। अब देखो इसमें आपके चैप्टर 3 से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एक आइडिया मिल गया 5 मार्क्स की कि भाई चैप्टर 3 को मुझे 5 मार्क्स के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें चॉइस आती है बेटा, ध्यान रखना है, एक ही करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपकी चॉइस आएगी, एक ही करना है, 8 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है बेटा ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, जो मैंने ट्राइंगल वाली समझाई थी, याद आ रहा है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद इसके और वाले में लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव वाला भी आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। फिर अटैचमेंट, अटैचमेंट वाला 3rd चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स भी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो आपका देखो 8 नंबर वाला क्वेश्चन किस में से आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। तो इस तरीके से हमें अपनी वेटेज तैयार करनी है। अब आओ सेट बी पर, 2020 के सेट बी के लिख लो फटाफट से, फटाफट चैप्टर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 एसिमिलेशन, फर्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 मॉरल अजम्पशंस, मॉरल अजम्पशंस जो होती हैं ये आपको हिंदी में मिलेगा पेज नंबर 128 पे, इसका चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। मॉरल अजम्पशंस होता है बेटा नैतिक विकास की प्रक्रिया में नैतिक अवधारणा का विकास करना। जब हम सही गलत की बात करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि ये भावात्मक विचार है। भावात्मक अवधारणाओं को ग्रहण करना समझने के लिए जरूरी है मानसिक और शारीरिक मैच्योरिटी का बैलेंस आना। अवधारणा के विकास पर बालक की बुद्धि, उसके सामाजिक सांवेगिक विकास, सांस्कृतिक वातावरण, उसकी प्रक्रिया से उत्पन्न गुणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक में निस्वार्थ भावना का विकास, स्वार्थ की भावना युक्त आत्म केंद्रिता, सामाजिक केंद्रिता, आज्ञा पालन, धर्म तथा नैतिकता के नियमों का अनुपालन, सामाजिक अस्वीकृति का भय तथा पारस्परिक अनुक्रिया द्वारा होता है। यानी मॉरल्स को अज्यूम करना, ठीक है, और उनका पालन करना। ये आपका हिंदी में पेज नंबर 128 में दे रखा है। ये मेरे चैप्टर नंबर कौन सा है, ये मोरालिटी वाला 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 सेंसेस, सेंसेस में वही सेंसेशन वाला लिखना है, ठीक है, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं बेटा। तो सेंसेशन वाला आपका चैप्टर कौन सा था, सेंसेशन वाला चैप्टर कौन सा था? चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इमेजिनेटिव पावर, ठीक है, इमेजिनेशन के बारे में लिखना है, बच्चे किस तरह से इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, खुद से बना के लिख सकते हो, बट ये आपका है मेरे ख्याल से 3 या 4 वाले चैप्टर में। 5th वाला क्वेश्चन है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है, बच्चे का समग्र विकास, ठीक है, इसमें आपने पीसीएससी चारों डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद पीयर इन्फ्लुएंस अभी पढ़ा चैप्टर 5 में, और उसके बाद इमोशंस चैप्टर 3 में, ठीक है। अगेन देखो, अब इसमें चैप्टर 5 में देखो बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, 3 में से ज्यादा आए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा सोशल डेवलपमेंट चैप्टर 1, ठीक है। फिर मोटर डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1, मॉरल डेवलपमेंट अगेन आपका वही क्या बोलते हैं कॉलबर्ग वाला जो है चैप्टर नंबर 3, कॉलबर्ग की जो 3 लेवल है। इसके बाद बेसिक अजम्पशंस ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी वही चैप्टर नंबर 3 आपका, सॉरी 1 लिख दिया। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक जो रोशार्श इंक ब्लॉट वाला टेस्ट था आपका, ठीक है, एक मिनट, ये भी चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉम्ब्रेन की पेरेंटिंग स्टाइल अभी बताई है चैप्टर नंबर 5 में, क्रैच अभी बताया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद आपका 16 का पहला वाला पियाजे की थ्योरी चैप्टर नंबर 1, और वाला जो है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी है बेटा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 में पर्सनालिटी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने, व्यक्तित्व क्या होता है, और कैरल्स गिलिगन जो कॉलबर्ग की स्टूडेंट थी, ठीक है, वो भी चैप्टर नंबर 3 में। ये आपका सेट बी है 2020 का। सेट सी पे आ जाओ, फटाफट से लिख लो चैप्टर्स। अब इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर पढ़ोगे तो इन चैप्टर के हिसाब से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। 2020 का सेट सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो की बेटा 5वीं नीड जो थी चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मैस्लो की जो 5वीं नीड मैंने आपको बताई थी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं क्रिएट करना, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बच्चा कुछ क्रिएट करे, तो ये आप खुद से बना के लिखोगे, ठीक है। वैसे ये तुम्हारा क्रिएटिविटी वाला किसमें था नहीं, इसको आपने खुद बना के लिखना है बेटा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चा कुछ क्रिएट करता है, ठीक है, कुछ ओरिजिनल बनाता है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट करा दिया क्लास के अंदर, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, ये सब डाल देना। सोशल बिहेवियर जो होता है सामाजिक बिहेवियर, वो सोशलाइजेशन वाला ही 5th चैप्टर, ठीक है। क्यूरियोसिटी ये आपकी चाइल्डहुड वाला जो चैप्टर था उसमें आई थी कि बच्चे जो होते हैं इनके अंदर जिज्ञासा होती है, सवाल पूछते हैं ये बहुत ज्यादा। फिर एस्पिरेशन, एस्पिरेशंस क्या होते हैं आपके, क्या बोलेंगे एस्पिरेशंस को हिंदी में, आकांक्षा। आकांक्षा से आप क्या समझते हैं ये भी आप खुद बना के लिख सकते हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन एनवायरनमेंट अभी चैप्टर 5 में पढ़ाया कि वो स्कूल जो आपका कैसा होता है, स्ट्रिक्ट स्कूल होता है। एक मिनट, ऑन करना, ऑन है तो चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अथॉरिटेरियन